नमस्कार। ईटीवी भारत के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। आज हम बात करेंगे अमेरिका के अंदर जो बिडेन नई सरकार बनाने वाले हैं और उस सरकार को लेकर पूरी दुनिया भर की नजरें उन पर टिकी हुई हैं कि आखिर सरकार का चेहरा कैसा होगा, नीतियां कैसी होंगी और खास तौर पर भारत के प्रति उनका रवैया कैसा रहेगा। ये कूटनीतिक राजनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है इन चीजों को देखना। और अमेरिका प्रशासन है वो भारत के साथ संबंधों को अब किस नजर से देखेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कैलिफोर्निया से। आप वाटर कमिश्नर रहे हुए हैं कैलिफोर्निया स्टेट के अशोक भट्ट जी हमारे साथ में हैं। और अमेरिका की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम उस रूप में कि जो भी वहां पे राजनेता सत्ता में आते हैं उनमें भरतवंशियों के साथ में उनको जोड़ने का काम, उनके साथ में तालमेल बिठाने का काम और एक तरह से उनके लिए भूमिका बनाने का काम है वो अशोक भट्ट है। वो सालों से वहां पर करते आए हैं। एक नामचीन बिजनेसमैन अमेरिका की अर्थव्यवस्था के अंदर भी और वहां की राजनीति के अंदर भी एक जाना पहचाना नाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। धन्यवाद। सबसे पहले आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया और साथ ही साथ हम भारत भूमि को भी नमन करते हैं। इसके साथ ही हम हमारी कर्म भूमि अमेरिका को भी नमन करते हैं कि हमें उन्होंने एक्सेप्ट किया और यहाँ पर उपलब्धियों की जो हमारी उपलब्धियां हुई उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं अमेरिका के भी। जी, सबसे पहला सवाल सभी के जहन में है। मैं ये पूरा इंटरव्यू उस परिदृश्य में ले रहा हूं जब अमेरिका में एक नई सरकार का गठन हो रहा है और भारत के साथ उसके संबंध कैसे होंगे, ये तमाम भारत के जो लोग हैं वो बड़ी पैनी नजर से उसको देख रहे हैं, उसको समझना चाहते हैं। ऐसे में आप वहां पर अमेरिका में हैं, लंबे वक्त में वहां की राजनीति को आप समझते हैं। क्या उम्मीदें हैं इस नई सरकार से? भारत है उसको क्या फायदा, क्या चुनौतियां, किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो प्रो इंडो यूएस रिलेशंस रही है बहुत लंबे टाइम से। आप देखें तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट जब बने उनके साथ में मैं भी इंडिया आया था और अटल बिहारी जी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो बीजेपी गवर्नमेंट थी उस समय और डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ थी। उसी समय से सबसे पहले जो शुरुआत हुई इंडो अमेरिकन स्ट्रॉन्ग रिलेशंस की, वो अशोका होटल में हमारे भारतीय आम के साथ में शुरुआत हुई लंच में कि फ्रूटफुल कन्वर्सेशन स्टार्टेड विद द मैंगो। और उसके बाद में भारतीय कृषि की आयात निर्यात बढ़ा। दूसरे जो टेक्नोलॉजी का जो है वो 92 के बाद में तो शुरुआत हुई टेक्नोलॉजी की। मोस्ट ऑफ 92 के बाद में वो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी और ये जो प्रोग्रेस हुई, तो हमारे भारतीयों का नाम जब वो आगे बढ़ा वो टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादा बढ़ा। और जो वो क्लिंटन टाइम में हुआ ये सारा, हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सभी हम लोगों का इंडो अमेरिकन का प्रभुत्व देश में अमेरिका में बढ़ा, वो डेमोक्रेट के टाइम में ज्यादा बढ़ा मेरे हिसाब से। जो बाइडेन 47 इयर्स से अमेरिका की राजनीति में है, जहां पे सेनेट में और वाइस प्रेसिडेंट 8 साल तक रहे, व्हाइट हाउस में उनका पूरा अच्छा अनुभव है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का उनको पूरा अनुभव, विदेश नीति का पूर्ण अनुभव है उनको। और भारत के साथ में जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे और ओबामा प्रेसिडेंट थे, तो इंडो यूएस रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ। उसके पहले बुश थे, बुश के टाइम में उन्होंने कंटिन्यूएशन किया था क्लिंटन का जो एरो चला उसका। और जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट रहे और ओबामा टाइम में आप देखें तो हमारा अंतरराष्ट्रीय वीजा, जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि इसने इनके आने के बाद में सब, ट्रंप ने आने के बाद में सब गड़बड़ कर दिया, तो डेमोक्रेट्स ने बहुत अच्छा वो किया था जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने। और हमारे यहाँ पे हर तीसरा आदमी आने को तैयार हो जाता, हर तीसरे आदमी को वीजा मिल जाता था। अमेरिकन एम्बेसी में जो गया हर तीसरा आदमी वीजा ले लेता था। उसके पहले वो
शायद है वो 20% लोगों को वीजा मिलता था, लेकिन यहाँ इनके डेमोक्रेट्स के आने के बाद में, बाइडेन के वाइस प्रेसिडेंट होने के टाइम में बहुत अच्छा रिलेशन इंडिया के साथ में रहा। और अब वो प्रेसिडेंट बने और हमारे अब तो और भी कमला हैरिस हमारी वाइस प्रेसिडेंट, और वो बहुत सारे हमारे इंडो अमेरिकन अब हाई लेवल पे पोजीशन पे आ रहे हैं। तो हमारा रिलेशन और स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है इंडिया के साथ में। तो मेरे हिसाब से अद्भुत अद्भुत संभावनाएं हैं, अकूट संभावनाएं हैं, अनगिनत संभावनाएं हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते में। हमारा इंडो यूएस रिलेशंस का भविष्य बहुत ही सुदृढ़ दिख रहा है। जी, आपने उस और इशारा तो किया, लेकिन और मैं खुल के आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि जो इंडियन यूथ है उसके मन में उत्सुकता है कि प्रवासियों को लेकर जो नई सरकार है उसका रुख क्या रहेगा। ट्रंप सरकार की जो वीजा नीति थी उसको लेकर जिस तरह का माहौल बना, वहां की कंपनी गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने भी उस नीति को एक तरह से उसका विरोध किया। और आज की स्थिति के अंदर अगर नई सरकार आ रही है तो उनकी क्या नीतियां हो सकती हैं, और वहां जो बसे हुए भारतवंशी हैं उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है? सबसे पहले तो जब कैंपेन चल रहा था उस समय बाइडेन साहब ने सबसे पहले ही कह दिया था कि जो है सारी नीतियों में परिवर्तन लाया जाएगा, और पहले 100 दिन में खास करके अंतरराष्ट्रीय जो H1 वीजा हैं और दूसरी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उनको विद इन 100 डेज के अंदर में है वो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बहुत सारी जो गलत नीतियां अपनाई गई ट्रंप के द्वारा, उन सबको बहुत जल्दी ही वापस उसको रिवर्स कर दिया जाएगा मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि हमारे यूथ की बहुत जरूरत है अमेरिका में, खास करके क्योंकि टेक्नोलॉजी एरिया जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संसार में अभी जी। और उसमें सबसे ज्यादा सहयोग और योगदान है वो हमारे भारतीय यूथ का है। और उस बात को बाइडेन साहब और कमला हैरिस दोनों बहुत अच्छी तरह से समझते हैं उस बात को कि इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसके लिए तो मुझे लग रहा है कि अगले 100 दिन के अंदर में ही बहुत परिवर्तन आ जाएगा और वापस है वो बहुत ही सुचारू रूप से वीजा, इंटरनेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे है वो शुरुआत हो जाएगी प्रीकॉशस मेडिसिन के साथ में। अब मेडिसिन भी मिलने शुरू हो गई है अब, तो अब है वो पूरा अर्थव्यवस्था वापस ट्रैक हो जाएगी जी। उसके तो साथ साथ यूथ को तो बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व दिया जाएगा। जी जी। बाइडेन के नेतृत्व में जो सरकार वहां पर बन रही है, सबसे बड़ा फायदा आप यही देखते हैं जो आवर्जन नीति है प्रवासियों को लेकर, उसके अंदर बड़ा फेरबदल होगा। इसके अलावा कोई ऐसी आपको बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है वो नजर आता है क्या, जो डेमोक्रेट्स का जो रवैया रहा है भारत के प्रति लगातार? हर विभाग में, हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो भारत की भूमिका अमेरिका में बहुत ही महत्वपूर्ण रही। जैसे डॉक्टरों की आप देखें, साइंस में देखें, टेक्नोलॉजी में देखें, स्पेस में देखें, एग्रीकल्चर में अमेरिका इंडिया को बहुत हेल्प कर रहा है, एविएशन में अमेरिका इंडिया को बहुत हेल्प कर रहा है। तो ऑलवेज यहाँ की भारत के साथ अमेरिका की नीति बहुत अच्छी स्ट्रांग रही और उनमें सब में अब है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, इंटरनेशनल टूरिज्म पे क्योंकि जब तक लोगों का आवागमन नहीं होगा तो बिजनेस कहां से होगा। बहुत जरूरी है। अभी वो सारा जो बंद कर रखा है और जो उसकी जो नीतियां उन्होंने लगाई थी और बहुत सारे जो शुल्क वुल्क लगा दिए थे, उनमें अगर है वो थोड़ा ढीलापन नहीं दिया जाएगा तो है वो बिजनेस रिलेशन है वो मतलब स्ट्रॉन्गर होना ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें अभी होने वाली हैं कि जैसे ही बाइडेन साहब आएंगे तो अंतरराष्ट्रीय जो ट्रेड है, हर तरह का ट्रेड, खाली मतलब वन टाइप ऑफ ट्रेड नहीं, हर तरह का टेक्नोलॉजी ट्रेड, इंटेलेक्चुअल ट्रेड, एग्रीकल्चर ट्रेड, एविएशन ट्रेड, साइंस और उसमें ले लीजिए, किसी भी विभाग में ले लीजिए आप, तो जियोलॉजी में है या मतलब जिस खनन में है, कुछ भी नाम ले लीजिए, प्रोडक्शन में है, इंडस्ट्री में है, तो हर तरह के जो ट्रेड हैं और इंडो यूएस रिलेशंस में उनको वाइडर महत्वपूर्ण महत्व दिया जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक नीति है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा संबंध भारत और अमेरिका का बनेगा।
लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अमेरिका की नई सरकार और भारत के बीच के संबंधों की, तब एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है कोविड। कोविड के बाद में दुनिया के अंदर एक तरह से संरक्षणवाद है, वो नए सिरे से शुरू होगा। लोग हैं वो अन्य देशों पर जो देश हैं वो अपनी निर्भरता है वो खत्म करना चाहेंगे। यहाँ इंडिया के अंदर भी मेक इन इंडिया को जबरदस्त तरीके से प्रोत्साहन है, वहाँ सरकार देने की कोशिश कर रही है। अमेरिका में ट्रंप है, वो भी अमेरिकन फर्स्ट की नीति को अपनाए हुए थे। तो ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि चीजें खुलेंगी, व्यापार है वो बढ़ेगा, तो ये थोड़ा सा विरोधाभास सा नजर आता है। इन परिस्थितियों को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, बाइडेन का एक्सपीरियंस 47 इयर्स का अंतरराष्ट्रीय राजनीति का है। ट्रंप का अनुभव सिर्फ 4 साल का, जो जब वो अंदर आए तभी से है। उसके पहले सिर्फ वो बिजनेसमैन थे, वो अपना इंटरेस्ट देखते थे। उनका विजन नैरो था, बहुत ही नैरो विजन। बाइडेन का विजन बहुत ही विशाल का विजन है, और वो सोचते हैं कि अगर है वो अंतरराष्ट्रीय, आजकल जो है वो आप एक सेकंड में आपसे वो इंडिया की बात या अमेरिका में आ जाती है, अमेरिका की इंडिया में हो जाती है। तो उस ऐसे समय में अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नहीं बढ़ाया जाएगा तो स्थानीय बिजनेस, स्थानीय व्यवस्था है वो सुरक्षित नहीं हो सकती है। वो उनको भली भांति वो जानते हैं, उनको बिल्कुल पूर्ण समझ में है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार ही महत्वपूर्ण है हर चीज के लिए। अमेरिका में हर वस्तु अवेलेबल है, लेकिन उस जो ज्यादा बाहुल्य है उसको अगर बाहर नहीं भेजेंगे और जिसकी कमी है उसको बाहर से नहीं लाएंगे, तो फिर तो अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल बैलेंस में तो नहीं रहेगी, वो एक पक्षीय हो जाएगी। तो उससे हमारे स्थानीय लोगों को समस्याएं ज्यादा बढ़ेंगी उससे नहीं करने से। और वही उन्होंने किया, जो ट्रंप महाराज ने जो है वो किया। वो लंबे समय को नहीं सोचा, उन्होंने शॉर्ट विजन देखा। उनके अपने टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा वो कैसे लोकल को लुभा सकते हैं। यहाँ लुभाने की बात नहीं है, यहाँ अर्थव्यवस्था की बात है। और बाइडेन हैरिस बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि लॉन्ग टर्म अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जैसे भारत जैसी बहुत से सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री को उनको है वो मतलब कि मान देना बहुत जरूरी है। जी, मैं अपना सवाल एक बार फिर से नए सिरे से फ्रेम करके और अलग अंदाज में मैं पूछना ये चाह रहा हूं दरअसल, कि ट्रंप सरकार के वक्त में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त में अमेरिका है वो अपनी चीजों पर ज्यादा फोकस हो गया। जो ग्लोबल लीडर की एक भूमिका थी अमेरिका की, वो सिमटती नजर आई। कई अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स, अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं उनसे अमेरिका अलग हुआ। जो ग्लोबल ट्रीटीज हैं, समझौते हुए, उससे अमेरिका अलग हुआ। और अमेरिका ने अपने देश के अंदर की व्यवस्थाओं पर ज्यादा फोकस कर लिया, बजाय इसके कि दूसरे देशों के साथ में संबंध या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अंदर एक लीडरशिप की भूमिका अपनाने की जो महत्वाकांक्षा रहती है। तो अब उसके अंदर तुरंत बदलाव आना ये संभव हो पाएगा, क्योंकि जिस वक्त में ये प्रशासन के अंदर बदलाव हो रहा है, नई सरकार आ रही है, ट्रंप भले ही चुनाव हार गए हों लेकिन उनकी विचारधारा हावी है। वो हमने देखा कैपिटॉल में किस तरह से पूरा उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ। तब उस देश के अंदर, अमेरिका के अंदर, क्या वाकई ये संभव है कि पूरा 360 डिग्री पूरा ट्रांजिशन है वो आ जाए? सबसे पहले हर एक देश अपने आंतरिक व्यवस्था को देखता है, उसमें कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं। लेकिन अमेरिका की आंतरिक अर्थव्यवस्था पूरी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर है। सुपर पावर तभी हो सकता है अमेरिका, और कंटिन्यूएशन रख सकता है, जब है वो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के ऊपर फोकस करे। यहाँ का प्रोडक्शन जो है उसको इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाना भी एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के तहत है, लेकिन वो है वो आंतरिक भाग है। अगर देश के अंदर लोगों की कमी है, जो काम करने वाले नहीं है, या जिस क्षेत्र में उनको समझ नहीं है, उसमें वो उसके स्पेशलिस्ट को तो लाना ही लाना है। अगर उसको ही नहीं लाएंगे, ट्रंप ने उसी पे बैंड लगा दिया था कि भाई उनको तीन गुना ज्यादा पैसा दो। अरे यहाँ लोकल आदमी को, जिसको इस क्षेत्र में उसका नॉलेज नहीं है, जब तक उसका विकास नहीं हो पाए तब तक हमें वो बाहर से लेना ही लेना है उसको। तो उस हिसाब से वो, मुझे जहां तक लगता है कि बाइडेन साहब का विजन बहुत क्लियर है।
कि जो चीज हमारे यहाँ उपलब्ध है उसको ज्यादा से ज्यादा बाहर दिया जाए, और जो चीजें हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है उसको बाहर से ज्यादा लिया जाए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था बैलेंस में रहे और विकास पूर्ण रूप से हो। तो मेरे हिसाब से जो इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हैं, उन्होंने जो गलत तरीके से जो कैंसिल कर दी थी, और उनको सबको वापस उसको वापस सीधा रास्ते पे लाना बहुत जरूरी है। और वो अभी बहुत जल्दी ही, मुझे जहां तक लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर में बहुत सारे देशों के हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे वापस, और वो जो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी वापस ट्रैक पे आ ही जाएगी। 2021 और 22 के बीच में मोस्ट लाइकली कि सारी मेडिसिन पूर्ण सप्लाई हो जाएगी, पूरी अर्थव्यवस्था प्रॉपर आ जाएगी और प्रॉस्पेरस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी आप देखें तो आप स्टॉक मार्केट गिरा नहीं है, बाइडेन के आने के बाद में स्टॉक मार्केट और स्ट्रांग हुआ। लोग सोच रहे थे कि अगर वो ट्रंप को उतर जाएंगे तो स्टॉक मार्केट टूट जाएगा। स्टॉक मार्केट टूटा नहीं, मजबूत हुआ। तो इसलिए लोगों के जो सोच जो है या जो परसेप्शन है वो गलत प्रेजेंट किया गया और उसको वो उस तरह से पेंट किया गया जी। लेकिन उसके बावजूद भी बाइडेन साहब का जो विजन और उनकी जो नीतियां हैं उसको लोगों ने माना और बहुत अभूतपूर्व संपूर्ण बहुमत से उनको जिताया। दोनों हमारे जो कोलेटरल वोट होते हैं और जो जनता के मत होते हैं, दोनों में उनको बहुत ही अभूतपूर्व सम्मान मिला जी और पूरी जीत हुई। तो इसका मतलब ये है कि जनता को पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही परिवर्तन आएगा, और अंतरराष्ट्रीय लोगों को भी, अंतरराष्ट्रीय देशों को भी पूरा विश्वास है कि डेमोक्रेट्स के आने से, बाइडेन के आने से बहुत ही सुचारू रूप से अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी चल पड़ेगी जी। लेकिन ट्रंप सरकार का जो पूरा कार्यकाल था वो भारत में एक तरह से बहुत लोकप्रिय उस रूप में रहा कि भारत के संदर्भ में खास तौर से टेररिज्म को लेकर या पाकिस्तान को संदेश देने को लेकर अन्य जो देश हैं जहां पे आतंकवाद है वो पनप रहा था, उसके साथ सख्ती के मामले पर ट्रंप है वो एक तरफा अपना एक राय और अपना नजरिया रखते आए हैं। ऐसे में एक अब फिक्र यहाँ पर भारत के तमाम लोगों के मन में है कि ट्रंप सरकार ने जिस तरह से भारत का आतंकवाद के मसले पर खासतौर से साथ दिया, क्या बाइडेन सरकार है वो भी उस तरह से देखेगी? और दूसरा, चीन और पाकिस्तान दो देशों के साथ में अमेरिका के रिश्ते कैसे रहते हैं, ये बहुत कुछ भारत के लोग हैं उनका कंसर्न है, भारत के लोगों की उस पर नजर है। क्या कहिए? ओबामा बाइडेन के टाइम में ओसामा बिन लादेन को कैप्चर किया गया। टेररिज्म का इशू वहां से चलता है, उससे भी पहले चलता है। क्लिंटन टाइम के बाद में, बुश टाइम में हुआ, उसके बाद में ओबामा में हुआ। ट्रंप ने कोई तीर नहीं मारा, उन्होंने सिर्फ नॉइज ज्यादा की, काम कम किया। उन्होंने बहुत सारी जो नीतियां जो अपनाने के कारण पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। उसका जो रिजल्ट जो होता है वो बहुत देर से दिखता है। जो उन्होंने जो गलतियां की हैं वो अब वो उनके जाने के बाद में सारी है, वो देश को नुकसान उसके बाद में होना है। उस समय तो शुरुआत हुई, लेकिन नुकसान तो बड़े लंबे समय तक चलता है। उसको ठीक करना और उसको वापस लाना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाइडेन साहब के टाइम में ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया, उन्होंने ज्यादा इतना नॉइज नहीं किया, उन्होंने टेररिज्म पे अंकुश लगाया, लेकिन उन्होंने ज्यादा है वो आवाज नहीं की, थोथा चना बाजे घना। तो उस तरह से ट्रंप साहब का जो था वो रवैया उस तरह का था। इंडो अमेरिकन रिलेशंस डेमोक्रेट के टाइम में ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं रिपब्लिकन्स के टाइम से। ऑलवेज ये राजनीति में ये नीति रही है, कोई डाउट नहीं। आपको अगर याद हो तो रीगन साहब के टाइम में इंदिरा जी जब रीगन के पास में आई थी तो उन्होंने रीगन जी ने उनको भाव तक नहीं दिया था उतना। लेकिन जब क्लिंटन साहब के टाइम में वाजपेयी जी अमेरिका में आए तो आप देखिए उनका कितना स्वागत हुआ था। ओबामा के टाइम में जब है वो मोदी जी फर्स्ट टाइम आए अमेरिका में, उनका कितना स्वागत हुआ था। तो सेकंड टाइम में जब आए तो ट्रंप थे, उन्होंने उनका स्वागत किया, कोई बड़ी बात नहीं, कोई नया नहीं था।
लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से उसको स्पिन किया। सर्कमस्टांसेस, जो करंट सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके हिसाब से हर एक देश अपना विदेश नीति को अपनाता है। उन्होंने उनके हिसाब से उस समय के हिसाब से अपनाया। लेकिन विदेश नीतियों में देशों के साथ में जो रिश्ता होता है वो एकदम से पलट नहीं होता है। जो मूलभूत जो विचारधारा होती है वो लंबे समय तक कंटिन्यूएशन होती है। तो भारत और अमेरिका की जो मूल विचारधारा जो है विदेश नीति की, वो बहुत ही सुदृढ़ है। उसको एकदम से एक पार्टी बदलने से या दूसरी पार्टी बदलने से देश का वो उतना सारा आर्थिक नीतियां नहीं बदली जाती है। तो हमारे हिसाब से तो अभी जो डेमोक्रेट का जो स्ट्रॉन्गर था, तो अभी और स्ट्रांग होगा। भारत के साथ में अमेरिका की नीति पूर्ण रूप से बिल्कुल स्वस्थ क्लियर है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, अच्छा रहा, अच्छा रहेगा। उसमें बहुत ही कम संभावना है कोई परिवर्तन आने की। चाहे कोई देश किसी के बारे में कुछ भी कह दे, ये जरूरी नहीं कि 5 अंगुलियां हैं तो वो दोनों पांचों से एक जैसी हैं। अमेरिका को अमेरिका का देखना है, भारत को भारत का देखना है, अपनी अपनी नीतियां देखनी है। भारत का कोई दोस्त नहीं है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि अमेरिका को उस दोस्त को है वो छोड़ देना है। अमेरिका के जो दोस्त हैं वो अपने अमेरिका के दोस्त हैं। अमेरिका को इंडिया से भी अच्छा रिश्ता रखना है, अमेरिका को चाइना से भी रखना है, अमेरिका को पाकिस्तान से भी रखना है। वो अपनी अंदरूनी नीति अमेरिका की नीति है। भारत को किसके साथ क्या रखना है वो भारत की अपनी नीति है। लेकिन उसकी वजह से भारत का और अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन संभव नहीं है और कोई वो जो डाउट नहीं है कि उसमें वो शंका नहीं है कि कोई उसमें वो कम या ज्यादा हो जाएगा। जी, भारत और अमेरिका की नीति बहुत शुद्ध और स्वस्थ है और निरोगी है और बहुत ही लंबे समय तक निरोगी रहेगी। जी जी, ये सवाल मेरा दरअसल इसलिए भी था आपसे क्योंकि कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट जो कमला हैरिस का था उसको लेकर एक लोगों में एक ये खुशी तो है कि भरतवंशी है, वो उपराष्ट्रपति बनी है, लेकिन उनका स्टेटमेंट है वो बहुत कुछ कहता भी था। उस चुनाव के दौरान उसके कई मायने भी निकले थे। के टाइम में हर राजनेता अपने अपने व्यू से बोलता है, हर शब्द के दो अर्थ निकलते हैं उस समय जब राजनीतिक चर्चा होती है, और जब इलेक्शन का टाइम हो स्पेशली तो उसके अलग अलग माने निकलते हैं और लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने माने निकाले, तो उससे उसका कोई फर्क नहीं है। दूसरा कि देश की अर्थव्यवस्था पर पूरा जो है वो जो डेमोक्रेट्स का, बाइडेन का आने से बहुत अच्छा इंपैक्ट होना, कोई गलत इंपैक्ट होना ही नहीं है। विदेश नीति वहीं पर है जहां पहले थी, वहीं रहेगी। विदेश नीति एकदम से नहीं बदलती है। विदेश नीति अमेरिका है वो भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों से अपने मतलब की बात देखता है, उनके मतलब की बात नहीं देखता है। और भारत से अमेरिका को फायदा है, वो अपने फायदे के में ही उस दायरे में ही उसको देखेगा। वो चाहे वो ट्रंप हो, चाहे बुश हो, चाहे ओबामा हो, चाहे बिल क्लिंटन हो, चाहे बाइडेन हो, सभी लोग उसी दायरे में देखेंगे कि अमेरिका को भारत से ज्यादा फायदा है, पाकिस्तान से ज्यादा फायदा है, या चीन से ज्यादा फायदा है, या हम उन सबसे कितना ज्यादा सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, किससे हमको ज्यादा फायदा, उसी दौर पे वो जाएंगे। वो उस हिसाब से नहीं जाएंगे कि हमें वो क्योंकि हम बदल गए तो हमें वो इंडिया को छोड़ देंगे। इंडिया को छोड़ना संभव नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया को वो मतलब कि इग्नोर करे कोई भी कंट्री। तो क्योंकि विश्व का व्यापार इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, तो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन ट्रंप गवर्नमेंट ने आतंकवाद और डिप्लोमेसी के मामलों में, विदेश नीति के मामलों में भारत का बिल्कुल खुलकर साथ दिया था कई मामलों में, और स्टेटमेंट भी कई फेवर में आए थे। वहीं अगर हम देखते हैं, चाहे टैरिफ का मामला हो या आपका जो प्रिविलेज देने का मामला था भारत को सार्वजनिक रूप से, कई बार उस संबंध में बयान आए। लाभकारी विकासशील राष्ट्र के रूप में एक मान्यता थी भारत को, वो हटा ली गई। भारत ने भी यहाँ पर सीमा शुल्क है वो बढ़ा लिया। तो एक तरह से टैरिफ वॉर है अमेरिका और भारत के बीच में। एक तरफ आर्थिक मामले पर वो चलता रहा, और डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में अगर देखें तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहा।
तब फिर सवाल ये कि आने वाले दौर में भी क्या ये स्थितियां उसी रूप में रहेंगी, आर्थिक मोर्चे पर एक प्रतिद्वंदी के रूप में कई बार नजर आएगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और अमेरिका है वो सामरिक मामलों में या कूटनीति के मामलों में एक साथ खड़े नजर आएंगे। तो ये द्वंद्व है वो आगे भी जारी रहेगा क्या? आप अगर बाइडेन का रिसेंट स्टेटमेंट सुना हो तो भारत के साथ में वो बहुत ही सपोर्टिव रहेगा, उनका क्लियर विजन है। दूसरा, इमिग्रेशन को वो प्रो इमिग्रेशन सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये 100 दिन में वो अगर इमिग्रेशन की सॉल्यूशन वो निकाल देंगे अगर, तो इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तो ऑटोमेटिकली वो इम्प्लीमेंटेशन होना है, इंक्रीज होना है। तो हर चीज में जो इन्होंने जो ट्रंप ने एक और जो बोलता था कि हम ये करेंगे और शाम को बदल जाते थे कि हम ये नहीं करेंगे, ये उनकी नीति थी। जो कहते थे वो नहीं करते थे। इनकी जो है वो जो राम वाली कथा है कि राम जी कहते थे कि जो कहते हैं वही करते हैं। तो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी का जो रूल है वो जो कहते हैं वही करते हैं, वो बात को बदल नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी ये है कि बाइडेन जी जो है, बाइडेन हैरिस टीम जो है वो बहुत ही सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन करेगी, पॉजिटिव में इम्प्लीमेंटेशन करेगी, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करेगी। जो भी बात होगी वो भारत और अमेरिका के फायदे में ही होगी। जहां तक हमारा ख्याल है कि जितने भी नीतियां जो डेमोक्रेट्स की हैं वो ऑलवेज भारत के फेवर में रही हैं। हो सकता है 1-2%, 5% कमियां हो सकती हैं इम्प्लीमेंटेशन में या स्टेटमेंट में, या फिर है वो जो अपनी लाभकारी नीतियों में जो होता है तो उसमें 2-5% का तो होता ही होता है हर एक जगह। कई बार इंडिया भी उनको अपोज करता है तो कई बार अमेरिका भी करता है। तो अपना अपना फायदा तो हर कोई देखता है, लेकिन सामूहिक रूप से सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होना है, जहां तक दिखता है मुझे कि इंडो अमेरिकन रिलेशन इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। क्योंकि एक मेरा सवाल आपसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लंबे वक्त तक आपने भारत की स्थितियों को भी देखा है और अब यूएस के अंदर भी 25 साल की उम्र में आप वहां पर चले गए थे और वहां तब से लेकर अब तक का दौर देखा है। दोनों देशों के अंदर लोकतांत्रिक जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उसमें काफी समानताएं भी हैं और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर दोनों देशों के नाम शामिल हैं। कैपिटॉल हिल पर जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसको किस रूप में वहां तमाम भारतवंशी देखते हैं, और ये जो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आशंकाएं हैं अभी भी कि वहां कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना हो जाए, इस तरह की आशंकाएं आपने कभी पहले अमेरिका में महसूस की क्या? पहले हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। ऑलवेज कॉशियस होते हैं, यूएस गवर्नमेंट ऑलवेज कॉशियस होती है, लेकिन जब अगर घर का भेदी लंका ढावे तो कभी कभी क्या होता है कि अगर जो सेनापति ही अगर कुछ गलत बोल जाए और उसकी जो सेना के जो मंत्री हैं वो भी कुछ गलत बोल जाए और उसका जो असर जनता पे तो होना था और हुआ। लेकिन उसके बाद में उपराष्ट्रपति जी, सेनेट के मेजोरिटी लीडर और सारे लोगों ने उस बात का वो खंडन किया कि भाई वो ये बहुत ही गलत हुआ और सारे उनके अगेंस्ट में हो गए। आप देख लीजिए कि ट्रम्प साहब है वो अब है वो इवन शरीक नहीं हो पा रहे हैं उसमें, उनको इम्पीच कर दिया गया। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि देख लीजिए कि एक बैठे हुए राष्ट्रपति को इम्पीच कर दिया गया, 2 बार इम्पीच किया गया अमेरिका में। तो उससे बड़ा लोकतंत्र क्या हो सकता है? तो यहाँ मुझे नहीं लगता है कि कोई अब वो जो कुछ ऐसा होगा। ये प्रिकॉशस एक्शन लिए गए कि भाई 25,000 ट्रूप लगा दिए हैं, जो नेशनल गार्ड और वो सब, वो सेफ्टी प्रोसीजर है और वो कॉमन है, तो वो होना भी चाहिए। और जनता की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है और प्रिकॉशस लेना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने जो अभी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है और सही रूप में किया गया है और मुझे नहीं लगता है कि अब इसका जो इम्पैक्ट अगेन होगा। ये एक बार मिस्टेक हो गई लोगों से, कई लोगों को जिन्होंने जो समस्याएं खड़ी की उनको तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया। 200-300 लोगों को उन्होंने एफबीआई ने घर पकड़ करके और उनको वो लगा दिया, जेल में भी लगाया।
सब कुछ किया है, तो इतना ज्यादा वो होना संभव नहीं है। अब मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई समस्या होगी। भूतपूर्व 3-3 राष्ट्रपति उनके साथ में खड़े हो रहे हैं, रिपब्लिकन भी हैं, डेमोक्रेट भी हैं, और सेनेट भी, वाइस प्रेसिडेंट खुद भी वो उनके शरीक हो रहे हैं, दूसरे सारे भी होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। तो ये एक सेरेमनी, एक अलग इवेंट है, संसार का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है ये। तो इसमें संभावना बहुत कम है। मुझे नहीं लगता है कि कोई संभावना है ऐसी कि इस तरह से होगा। उपद्रव की संभावनाएं 0% है मेरे हिसाब में। जी। और ट्रंप की आने वाली राजनीति किस रूप में वहां पर चर्चाएं हैं, कैसे उसको देख रहे हैं वहां पर? जहां तक मुझे लगता है कि अगर वो जो कंबाइंड सेनेट के बाद में उसको वो एग्जिट कर दिया गया, बाहर कर दिया, तो उनके आगे खड़े होने की संभावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। जी जी। तो जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उसके बाद में महाभियोग चलाना तो संभव नहीं होता है, लेकिन जो महाभियोग चालू किया गया उसके ऊपर सर्टन बार लगा दिए जाते हैं, सर्टन चीजें, तो उससे आगे की उनकी स्थिति बहुत खराब हो सकती है। उनके चांसेस है, वो फ्यूचर चांसेस नहीं, वैसे भी वो 78 के हो जाएंगे, तो उस समय वो संभावनाएं कमी है कि उनको वो खड़े हो वापस। लेकिन अगर खड़ा होना भी चाहे, वो थोड़ा एरोगेंट भी हैं, थोड़े उनकी जो आदत ऐसी है कि वो जो जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं वो। अगर वो उस तरह से जो जो बच्चे जिद लेके करते हैं, तो उनकी वो जिद है वो बच्चों की। तो अगर वो करना भी कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में ये महाभियोग का जो दूसरा रूप जो आ रहा है इसके बाद में, नेक्स्ट आफ्टर द इलेक्शन, तो उसमें मुझे लगता है कि वो ही विल बी स्टॉप्ड टू रन द इवन इलेक्शन। मोदी और ट्रंप की जो जोड़ी जिस रूप में चर्चा में रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खासतौर से इंडियन मीडिया में भी, और यहाँ कार्यक्रम भी हुआ, वहां भी हुआ, हाउडी मोदी हुआ या नमस्ते ट्रंप हुआ, कैसे ये जो आने वाली सरकार है, क्या इस तरह की जो जोड़ी है वो फिर नजर आएगी क्या, जहां प्रधानमंत्री मोदी होंगे, बिडेन होंगे, प्रेसिडेंट बिडेन होंगे, कमला हैरिस होंगी उपराष्ट्रपति, वही तस्वीर, उसी तरह का माहौल? क्योंकि एक बिल्कुल एक नया प्रयोग था जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दो बड़े नेता हैं वो एक दूसरे के यहाँ पर इस तरह का आयोजन है वो कर रहे हैं। ये मोदी जी के ऊपर निर्भर करता है कि मोदी जी किस तरह से यूएसए के साथ में व्यवहार रखते हैं। भारत की नीति और अमेरिका की नीति में संभावना उनके भारत की साइड में ज्यादा निर्भर करती है। कमला जी भारत की मूल है, उनका भारत के प्रति सद्भाव है, जन्म से हैं, और सब कुछ है, अटैचमेंट है पूरा। लेकिन अगर भारत की ओर से कोई अगर है वो अनहोनी होनी हो तो अच्छी बात होती है, लेकिन अनहोनी कोई बात ऐसी हो तो उसमें फिर भारत के बारे में तो अमेरिका अपना अपना ही देखेगा, अपना स्वार्थ हर हर आदमी देखता है, अपने देश के बारे में हर आदमी सोचता है। कमला जी अमेरिका के बारे में पूर्ण रूप से सोचेंगी, बाइडेन साहब भी वही सोचेंगे। तो डिपेंड करता है कि भारत सरकार किस तरह से एक्ट करती है अमेरिकन सरकार के साथ में, उसके ऊपर निर्भर होगा सारा। तो हम यही जानते हैं, जैसे मोदी जी के बारे में हम जानते हैं कि वो विकासशील आदमी हैं और वो विकास पसंद करते हैं। उनको पता है कि स्थिति किस तरह से जा रही है, वो उनके अपने आप को अपने उस हिसाब से वो ढाल लेते हैं और सामने वाले को प्रभावित करने में वो कोई कमी रखते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जो भारत अमेरिका की दोस्ती है वो बरकरार रहेगी और शुभ चिन्ह है। जी, दो सवाल मैं आखिर में और करना चाहता हूँ। एक तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि बिडेन का जिस रूप में उनका किरदार है, राजनीतिक किरदार है, ट्रंप का किरदार बिल्कुल सामने था। पूरी दुनिया के अंदर जो खासतौर से मुस्लिम जो कट्टरपंथ है उसको लेकर वो बहुत बेबाकी से बोलते रहे और कई देशों से इस वजह से अमेरिका ने दूरियां भी बना ली, उनके संबंध है वो भी प्रभावित हुए। बिडेन के व्यक्तित्व को अगर हम देखते हैं तो क्या आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, अन्य किसी क्षेत्र के अंदर आतंकवाद को लेकर क्या उनका रुख है वो रह सकता है? क्योंकि आखिरकार एक ये बड़ा मुद्दा है पूरी दुनिया के अंदर। आतंकवाद अपने आप में एक आतंकवाद है, उसका कोई धर्म नहीं है, कोई उसका
रिलीजन कोई वो नहीं है। इस्लाम खुद आतंकवाद नहीं है। आतंकवाद इस्लाम का एक पोर्शन हो सकता है, कुछ लोग उसमें से जो निकले हुए हैं इस्लामीकरण में से, उसमें इस्लाम के आतंकवादी हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम आतंकवाद नहीं है। हम उस बात से बिल्कुल असहमत है, पहली बात। दूसरी बात, विश्व में 25% जनसंख्या इस्लामी है, मुसलमान है। मुसलमान, सारे मुसलमान कोई गलत नहीं है। 99% मुसलमान अच्छे हैं और स्वस्थ हैं और बहुत ही विकास के भाव से हैं। आप देखिएगा सऊदी अरबिया में मोदी जी का कितना स्वागत हुआ, मिडल ईस्ट में सब जगह स्वागत हुआ। तो इस्लाम वहां पे तो 100% मुसलमान है, मुसलमान कोई गलत नहीं है। आतंकवाद को मुसलमानों से नहीं जोड़ा जाए, मेरा ओपिनियन अपना है। आतंकवाद एक आतंकवाद है, इस्लाम एक इस्लाम है। जैसे हिंदुत्व है उसी तरह से इस्लाम है। मोदी जी उस बात को अच्छी तरह से मानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं और बाकायदा वो आतंकवाद को सिर्फ आतंकवाद ही मानते हैं। मुसलमानों को मोदी जी के राज्य में, मोदी जी के शासन में, गुजरात में एक भी आतंकवाद की स्थिति पैदा नहीं हुई। जब मुख्यमंत्री रहे 15 साल, कभी आतंकवाद की समस्या नहीं आई। उसी तरह से अब देश में भी उन्होंने आतंकवाद का सफाया करना शुरू किया। यहाँ अमेरिका की गवर्नमेंट भी, हर गवर्नमेंट आतंकवाद के अगेंस्ट में है। कभी भी आतंकवाद को अमेरिकन गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, खास करके डेमोक्रेट्स कभी नहीं। लेकिन इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, वो तो करेंगे, हम उससे असहमत भी नहीं है। क्योंकि सहमत इसलिए है कि ह्यूमन नेचर है, जहां वोट है उनको संभालना है। मोदी जी भी संभाल रहे हैं, सोनिया जी भी संभाल रही हैं, बाइडेन साहब भी संभालेंगे और ट्रंप जी ने संभाला, वो तो होना है। ट्रंप साहब ने उनके अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से उन्होंने इस्लामीकरण को सेपरेट करने की कोशिश की, क्योंकि उनको वो जो स्वदेशी वोट जो लेने थे उनको, अब वो स्वदेशी वोटों के चक्कर में उन्होंने वो इतना ज्यादा डीप चले गए कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे कि वो पूरे देश को, संसार के सामने उनका वो मुंह नीचा हो गया। ट्रंप साहब के एक स्टेटमेंट से कैपिटल पे ये जो दृश्य हो गया, उसकी वजह से पूरे संसार में अमेरिका की किरकिरी हो गई। अमेरिका का उन्होंने वो सर नीचे कर दिया। उस व्यक्ति को वापस कैसे हम ला सकते हैं? उस व्यक्ति को वापस हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? उस व्यक्ति को हम कैसे उसको वो कर सकते हैं? वो उनका वापस आना संभव ही नहीं। अमेरिका में वापस वो राष्ट्रपति के पद के लिए वापस खड़े हो, उसके लिए मैं तो कहता हूं कि उनको जो बिल्कुल ही उनका जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उनका जजमेंट होना चाहिए कि ही शुड बी एग्जिटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। कंप्लीटली उनको आउट ऑफ पॉलिटिक्स होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश का वो नाम खराब किया। जी, भारत को क्या करना चाहिए? सारी उम्मीदें, सारी बात हमने आपसे वो पूछी कि अमेरिका का रुख क्या रहेगा भारत को लेकर, लेकिन भारत को अब आगे किस रूप में देखना होगा नई सरकार के साथ में? कोई आप सजेशन वहां पे, कोई परसेप्शन भारत को लेकर है क्या जिसको बदलने की जरूरत है? भारत अमेरिका को एक बड़े भाई के हिसाब से ही देखे कि अमेरिका भारत का बहुत बड़ा सहयोगी है, सबसे बड़ा भागीदार है, और बड़े भाई की तरह उसको अपनाए, वो उनके सामने अपनी नीतियों को अच्छी तरह से रखे, खुशहाल रखे और बहुत ही अच्छी तरह से रखे। हमारे वहां के संधू साहब जो यहाँ पे जो है एम्बेसडर, बहुत अच्छा उनका रिलेशन है, 2-3 बार आ चुके हैं, मैं पहले भी यहाँ पे थे और अब हैं, तो उनका बहुत ही कैपिटल पे बहुत ही वर्चस्व है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसी तरह से वो करते रहें। और जो भी अगर वो रहते हैं या दूसरे जो भी उनकी जगह पे आए, वो भारत की नीतियों को अच्छी तरह से प्रेजेंट करें और वो जो सकारात्मक सारा काम होना चाहिए, सकारात्मक, भारत की तरह से सकारात्मक नीति अपनाने से अमेरिका सकारात्मक ही रहा है भारत के साथ में और रहेगा। एक आखिरी सवाल, आपकी मित्र रही हैं कमला हैरिस, उनका पूरा राजनीतिक सफर है वो आपने देखा है, समर्थन भी किया है।
एक तो आपके जहन में क्या भावना है इस वक्त, और दूसरा कमला हैरिस के किरदार, राजनीतिक किरदार को आपने बहुत बारीकी से देखा है, क्या उम्मीदें हैं उनसे उपराष्ट्रपति के तौर पर? कमला हैरिस बहुत ही खुद स्वयं में विश्वास रखने वाली हैं। बहुत ही स्ट्रांग थॉट्स हैं उनकी। जो करती हैं वो हृदय से करती हैं, दिल से करती हैं, और जो सबके ज्यादातर मतलब कि मैक्सिमम देश के फायदे में हो वैसे ही बातें करती हैं। एक केस यहाँ हुआ था अमेरिका में, उन्होंने तो उस समय बहुत बड़ा वो जो था और पब्लिक के फेवर में था, उन्होंने कहा कि नहीं हम यही करेंगे और यही करेंगे, और इवेंचुअली कई लोगों ने कहा कि आपको है वो पॉलिटिक्स से निकाल दिया जाएगा ये इस चक्कर में, तो आप है वो मतलब कि वो हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, ये पब्लिक का फायदा है। तो वो बहुत ही कट्टर और विश्वस्त हैं जो जनता के फेवर में है, तो उसके बारे में ही करती हैं। वो अपने खुद के स्वयं के बारे में कुछ नहीं सोचती हैं और खुद के बारे में वो नहीं करती हैं। मैंने जहां तक देखा है बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने जब वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए जब खड़ी हुई। हम लोग तो आपस में फ्लायर बांटते थे लोगों को वोट लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के टाइम में। सेकंड टाइम में हमने रैलियां की बहुत सारी, साथ साथ में अटॉर्नी जनरल के लिए 2 बार खड़ी हुई। एक खासियत उनकी ये है कि वो कभी अपना कोई इलेक्शन हारी नहीं। जो मनुष्य कभी हारा नहीं, उसको हमें उसके ऊपर कुछ तो विश्वास रखना चाहिए कि है वो कुछ तो करेगा पक्का ही पक्का। जो हार के, और जो ट्रंप साहब ने उसकी लाइफ में 2 या 3 बार खुद की बैंकरप्सियां कर दी और उसके बाद में पूरे देश को बैंकरप्सी के कगार पे खड़ा कर दिया, उसको ठीक करने में कुछ तो समय लगेगा इन लोगों को, लेकिन उन पे विश्वास रखना जरूरी है। वो कुछ बहुत अच्छा काम करेंगी। मेरी अपना एक वक्तव्य ये है कि कमला हैरिस ने हमारे इंडो अमेरिकन को पूरे विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया। इंग्लैंड में प्रीति पटेल, अमेरिका में कमला हैरिस। बहुत ही अच्छा हमारा नाम आगे बढ़ाया। हम लोग हर क्षेत्र में आगे, जितने भी विदेश में निकले हैं लोग, बाहर जाकर उन्होंने अपने आप में बहुत अच्छा काम किया। हमारे देश के जो इंडो अमेरिकन कम्युनिटी है वाकई विकास के बारे में ध्यान देते हैं। आर्थिक दृष्टि से विकास बहुत ही वो करते हैं। हम शांति भाव वाले हैं और संतुष्ट व्यक्ति हैं। कमला हैरिस की एक खास खासियत, उसने जो मृत्यु दंड के विरोध में वो खड़ी है, तटस्थ। राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ी तब भी वो उसी के मृत्यु दंड के विरोध में है और हैं। उसको कहते हैं शांति प्रियता, और ये उनका ये सबसे बड़ा गुण है जिसकी वजह से आज वो उपराष्ट्रपति तक पहुंची, और 2024 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो राष्ट्रपति भी बनेंगी। ये हमारा अपनी सोच है। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि कमला हैरिस 2020 में इलेक्शन में जीतेंगी और व्हाइट हाउस में जाएंगी। हमारे लोग बिल्कुल मान नहीं रहे थे। हम लोग के बहुत कम लोग ऐसे थे जो सोचते थे कि ऐसा होगा, लेकिन इवेंचुअली कमला हैरिस व्हाइट हाउस में बैठे। कल सुबह में वो अपना घर उनका व्हाइट हाउस होगा। उससे एक फायदा ये हुआ, इंडो अमेरिकन कम्युनिटी की नेक्स्ट जनरेशन को अमेरिका में पूरे सारे दरवाजे इन्होंने खोल दिए। कमला हैरिस की वजह से पूरे अमेरिका ही नहीं, पूरे संसार में इंडो अमेरिकन के दरवाजे खुलने लग गए। सम्मान की दृष्टि से देखने लग गए लोग, और है वो जहां पर भी हम खड़े होते हैं, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, एक सम्मान, और हमें वो महसूस होता है, गर्व होता है हमें कि कोई हमें वो ये कह रहा है, ओ यू आर विद कमला हैरिस। देख के लगता है कि कितना हमारी छाती चौड़ी हो जाती है कि कोई कमला हैरिस की वजह से हमें नाम लेते हैं लोग कि आप भी इंडिया से हैं। तो ये गर्व की बात है। पूरा चुनाव है वो आपने संभाला उनका कैलिफोर्निया में, अन्य राज्यों में, तो बड़ा महत्वपूर्ण है कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बन जाना पूरे भारतीय समाज के लिए, जो वहां पर बसा हुआ है, सालों से अमेरिका के विकास में अपना योगदान दे रहा है, देश की परंपराओं को संजो रहा है
और उन्हीं परंपराओं की एक परिणति अशोक भट्ट हमारे साथ में इस चर्चा के अंदर जुड़े और ईटीवी भारत से विस्तार से बात की अमेरिका में आने वाली नई सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक लंबा वक्त आपने दिया ईटीवी भारत के तमाम दर्शकों को, और आपका जो अनुभव है वो यकीनन बहुत महत्वपूर्ण है भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों को जानने के लिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, मानवीय स्तर पर हो। बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी भारत के साथ जुड़ने के लिए अशोक। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीवी का धन्यवाद, भारत जनता को मेरा नमस्कार और बहुत ही शुभकामनाएं। 2021 सभी को बहुत ही शुभ जाए, यही हमारी कामना है।